नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी YouTube परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम एक जो टॉपिक अभी फिनिश करा के गए हैं वो जो था कार्य ऊर्जा सामर्थ्य वाला, उस टॉपिक के बाद हमने बात की थी कि हम आपको एक नया टॉपिक देने वाले हैं जिस अध्याय का नाम है बल तथा गति के नियम। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अगर डॉक्टर बनना है तो इस चैप्टर में घुसना होगा। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो इस चैप्टर में ज़रूर घुसना होगा। आपको बहुत अच्छी से बारीकी से पढ़ना होगा, इस चैप्टर को समझना होगा। तो चलिए साथियों, वादे के मुताबिक हम आप लोगों के सामने ये जो टॉपिक है बल तथा गति के नियम, ये टॉपिक आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आज इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक कमेंट जरूर किया करें। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का ये जो समर्थन मिल रहा है इससे हमको बहुत कुछ उत्साह पैदा हो रहा है हमारे शरीर के अंदर। हमें जो उत्साह मिल रहा है ये उत्साह कभी भूलने मत देने, हम कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक हमारा है बल तथा गति के नियम। यहाँ पर दो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। नंबर एक जो चीज़ पढ़नी होगी उसका नाम है बल, और नंबर दो जो चीज़ पढ़नी होगी उसका नाम है गति के नियम। बल तथा गति के नियम, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं फोर्स की। ये जो बल होता है, ये बल होता क्या है, चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को तीन चीज़ों के बारे में समझना होगा। गति के नियम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि सभी वस्तुओं की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आंसर है आपको दो अवस्थाएं में मिलती हैं। गति के आधार पर वस्तुएं आपको दो अवस्थाओं में मिलती हैं। एक अवस्था जो होती है उस अवस्था का नाम है विराम अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम है गति अवस्था। इन दो अवस्थाओं में हम बात कर रहे हैं गति के आधार पर। गति के आधार पर वस्तुएं आपको सिर्फ और सिर्फ दो अवस्थाओं में मिलती हैं। एक अवस्था जो है वो विराम अवस्था, दूसरी अवस्था जो है वो गति की अवस्था। तो विराम अवस्था और गति की अवस्था से इसी संबंधित ये टॉपिक है बल तथा गति के नियम। साधारणतः आप लोग जानते होंगे कि बल, हम यहाँ फिजिक्स वाला बल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो वाला बल नहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो और आपको कोई काम करने नहीं दे रहा, आप पर ज़बरदस्ती कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि आप पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उसके दबाव में आकर आप क्या काम करते हो, वो काम नहीं कर पाते हैं। तो वो बल अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ये किस बल की, जो भौतिकी में आपको पढ़ना होता है, जिससे आप लोग डॉक्टर बनने वाले हो। तो इस बल को ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज़ को समझते हुए चलना है। तो देखिए साथियों, आपको चीज़ें समझनी होंगी, अवस्था, आकृति और आकार। अवस्था, आकृति और आकार, इन तीन चीज़ों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, इन तीनों चीज़ों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। जैसे कि किसी ने प्लास्टिक की वॉल आपको दे रखी है, उसकी जो शेप है पूरी की पूरी गोल है, गोलानुमा है, छोटी सी प्लास्टिक की वॉल है, और किसी ने इस प्रकार उसको पकड़ा और ऐसे दबा दिया तो वो गेंद क्या हो गई, वो गेंद पूरी की पूरी अब गोल नहीं रही, वो दब गई है। जब गेंद वो दब गई है तो निश्चित रूप से उसकी शेप में परिवर्तन आया है। जब उसकी शेप, जिसको आप लोग कहते हो आकृति में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन है। ठीक इसी प्रकार देखा आप लोगों ने कि एक गेंद लुढ़कती हुई आ रही है और हमने क्या उसमें आगे जाकर उसके हाथ लगा दिया या कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया जिससे कि वो गेंद रुक गई, जो लुढ़कती हुई आ रही थी। वो गेंद जो लुढ़कती हुई आ रही थी, हमने हाथ लगाया जिससे कि वो रुक गई। तो वो किस अवस्था में थी, पहले लुढ़कती हुई आ रही थी तब तो वो गति अवस्था में थी, और जैसे ही हमने कुछ हाथ लगाया या जो कुछ भी किया हो जिससे कि वो रुक गई, तो वो जो रुकी हुई है अब उसकी अवस्था हो गई विराम अवस्था। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल रहा है अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन ऐसे हुआ, आकृति परिवर्तन ऐसे हुआ। ठीक इसी प्रकार आकार में भी परिवर्तन होता है। जैसे आपने एक रबड़ का टुकड़ा ले रखा है, वो जो रबड़ है वो हमने मान ली कि 1 इंच है, हमने क्या काम किया, दोनों तरफ से पकड़कर उसको खींचने से हम लोगों ने ये देखा कि उस रबर की जो 1 इंच लंबाई थी वो लंबाई अब 3 इंच हो गई है। तो आप लोगों ने देखा होगा उसकी आकार में परिवर्तन हुआ कि पहले उसकी लंबाई कितनी थी 1 इंच, अब लंबाई कितनी हो गई 3 इंच, क्योंकि उसको खींचा है। तो देखिए साथियों, ये जो सब चीज़ों में परिवर्तन करने वाला जो कारक है, उसी कारक को हम नाम दे रखे थे कि ये जो कारक है इस कारक को हम बल कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कारक का नाम दे रखा है हमने कि ये बल है। हमने फोर्स लगाया तब किसी वस्तु के आकार, अवस्था या फिर हम कह सकते हैं आकृति में परिवर्तन
हुआ है। तो फिर बल क्या है, इसी की बात करते हैं। बल की परिभाषा भी बन गई, यहीं से बहुत जल्दी से लिखना शुरू कर दें। तो चलिए साथियों, बल जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है फोर्स, ध्यान से समझना है ये फोर्स क्या है। परिभाषा हम कुछ इस प्रकार लिख रहे हैं। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है, वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था का मतलब गति से संबंधित, क्योंकि लॉज आप पढ़ने वाले हो गति के, गति से संबंधित आपको दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, हमने पहले ही बता दिया। एक विराम अवस्था है और दूसरी गति अवस्था। जो किसी वस्तु की अवस्था, आकृति, आकार में परिवर्तन कर देता है, तो देखिए बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। अवस्था परिवर्तन का मतलब हुआ विराम अवस्था से गति अवस्था में ला दे, गति अवस्था से विराम अवस्था में ला दे, अवस्था में परिवर्तन कर दे, आकृति में परिवर्तन कर दे। जैसे कि कुछ रबड़ का, या मान लो एक बैलून था, बैलून जो था वो पूरा का पूरा गोल था, हवा भरी हुई थी उसमें, पूरा का पूरा गोल था। हमने इधर से दबाया तो उसकी शेप कैसी हो गई, अंडाकार हो गई, उसकी शेप बदल गई, अंडाकार हो गई। तो आकृति में इस प्रकार से देखो परिवर्तन हुआ। तथा आकार में अभी हमने रबड़ वाला उदाहरण दिया था, आकार में कैसे परिवर्तन किया जाता है। या मान लीजिएगा लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा है, लोहे के छोटे टुकड़े को हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया, जब वो रक्त तप्त हो गया तो क्या काम किया, उसे हथौड़े से पीटना शुरू किया। अब उसको आप जिस आकार में चाहो उस आकार में ढाल सकते हो। तो देखिए जो किसी वस्तु की अवस्था, आकृति या आकार में परिवर्तन कर देता है वह बाह्य कारक ही बल कहलाता है, वह धक्का अथवा खिंचाव ही क्या कहलाता है, बल। तो ये थी बल की परिभाषा। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से नोट करना, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसी प्रकार का समर्थन हमको चाहिए आप लोगों का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था, आकृति, आकार में परिवर्तन कर देता है। अब नीचे हम एक बात आपको बताने जा रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। आप लोगों को ये समझना होगा कि बल लगाने की क्रिया ये बहुत जरूरी बात है। बल लगाने की क्रिया दो वस्तुओं के बीच होती है, जो बल लगाने की क्रिया है वो दो वस्तुओं के बीच होगी। बल लगाने की क्रिया दो वस्तुओं के बीच होती है। अकेले किसी वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता, बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ध्यान रखें, बल लगाने की क्रिया दो वस्तुओं के बीच में होती है। अकेले किसी वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि एक वो वस्तु जो बल लगाती है और दूसरी वो वस्तु होनी चाहिए जिस पर बल लगाया जाता है। अकेले कोई अपने ऊपर कोई बल नहीं लगा सकता है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप बल लगाइए और बल लगाकर ज़मीन से 5 फुट ऊपर ऐसे ही अपने आप को उठाए रहिए, 10 मिनट तक उठाए रहिए, तो आप नहीं रह सकते, क्योंकि बल लगाने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक वह वस्तु जो बल लगाती है और दूसरी वह वस्तु जिस पर बल लगाया जाता है। तो बल लगाने की क्रिया दो वस्तुओं के बीच में होती है। अकेले किसी वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा कि बल क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो दो वस्तुओं का होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तभी बल काम करेगा। अन्यथा आप कितने भी बलशाली हो, उस बल का प्रयोग कहाँ करोगे, किसके ऊपर करोगे। और हमने कहा था कि वो वाला बल नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं।
जो दूसरे के अधिकारों का हनन करता है, दूसरे के अधिकारों को छीनता है। आप ज़्यादा बलशाली हो तो दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हो या फिर दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हो, वो वाला बल नहीं है। यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपका माइंड सेट फिजिक्स पर होना चाहिए। हम किस बल की बात कर रहे हैं? तो देखो, हमने अभी आपको बता के गए कि ये चीज़ जो होती है ये बल होती है। नोट में आप लोगों ने देखा हुआ है किस तरीके से हमने आपको बताया कि बल लगाने की क्रिया दो वस्तुओं के बीच में होती है। अकेले किसी वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। चलिए साथियों, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। इन चीज़ों को नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इससे आगे का टॉपिक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी चीज़ों की। जैसे बल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, और ये किस प्रकार की राशि है, कैसी राशि है, राशि बताना है किस प्रकार की है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो सूत्र देखिएगा क्या होगा, जो आपको अभी हम आगे चल के गति के नियमों में, जब गति के नियम पढ़ाएंगे जो न्यूटन ने लिए थे, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में हमने आपको बताएंगे कि बल को ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। वो सिद्ध भी करेंगे, वहाँ पर करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल में इसके लिए अब अभी लिख लीजिएगा कि बल को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो F बराबर m इंटू ए। ये जो होता है ये बल को ज्ञात करने का सूत्र होता है। क्या होता है? बल को ज्ञात करने का सूत्र होता है F बराबर m इंटू ए, जहाँ F क्या है? फोर्स बराबर होता है m मीन्स मास, द्रव्यमान, और a क्या है? एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, हिंदी में भी आप जान सकते हो। अब देखिए, इसका विमीय सूत्र क्या होगा और मात्रक क्या होगा, ये दोनों चीज़ों को समझ लो। तो सूत्र के आधार पर आप लोगों ने देखा होगा इसका मात्रक क्या होता है। सूत्र के आधार पर जो इसका मात्रक होगा वो मात्रक देखिए, सूत्र के आधार पर क्या मिल रहा है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं, और मल्टीपल त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सूत्र के आधार पर बल का जो मात्रक हो गया, सूत्र के आधार पर बल का जो मात्रक हो गया वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में न कहते हुए इसका एक अपना अलग से मात्रक माना गया, क्योंकि न्यूटन साहब ने इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा काम किया था। न्यूटन साहब ने, जो सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के थे, इन्होंने इस थ्योरी में बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इसलिए क्या काम किया गया, उन्हीं के नाम को बल का मात्रक मान लिया गया कि न्यूटन। क्या मान लिया गया? न्यूटन। तो एसआई प्रणाली में, कौन सी प्रणाली में, एक एक चीज़ नोट करते रहे ना, एसआई प्रणाली में बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं और सूत्र के आधार पर इसका ये मात्रक भी हो सकता है। तो ध्यान रखें, ये चीज़ें आपने सीखी। अब आपको सीखना है कि विमीय सूत्र, विमाओं में बताना है कौन कौन सी राशियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं, कौन कौन सी राशियां इसमें इस्तेमाल की गई, वहाँ से आप इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए साथियों, विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? विमीय सूत्र, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बल बराबर m इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए, और इसका जो मात्रक सूत्र के आधार पर निकल के आया है वो केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान से समझना है, इसको हम विमीय राशि में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो केजी को क्या कहा जाता है? मास। और बहुत जब हमने राशियां पढ़ाई थी आप लोगों को तो वहाँ बता दिया था कि द्रव्यमान को कैपिटल एम से दिखाया जाता है, क्योंकि ये मास होता है तो इसलिए कैपिटल एम से दिखाया जाता है। इंटू मीटर, मीटर क्या काम करता है? मीटर जो मात्रक है लेंथ को मापने का होता है, दूरी को मापने का होता है। तो ये जो दूरी को मापने का होता है तो मीटर किससे बिलोंग करता है? लेंथ से बिलोंग करता है, तो ये एल हो गया। अपॉन में देखिए सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है? कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए हम कह सकते हैं कि सूत्र में जो यूनिट होती हैं, जो मात्रक होते हैं, उस मात्रक को किस में कन्वर्ट करना, उनकी भौतिक राशियों में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? उसका विमीय सूत्र कहलाता है। तो सेकंड स्क्वायर, सेकंड देखिए, सेकंड किसका मात्रक होता है? टाइम का, तो टाइम स्क्वायर। तो देख लेना m l t की पावर ऊपर जाएंगी तो -2, ये इसका हो गया बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को। विमीय सूत्र हो गया m l t की पावर -2। तो m l t की पावर -2 ये इसका विमीय सूत्र है। जब ये इसका विमीय सूत्र है तो देखिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों के लिए, कुछ और प्रश्नों के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की।
हाँ, राशि की बात कर लेते हैं, किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की राशि है, इसकी बात कर लेते हैं। राशि की बात कर लेते हैं, ये किस प्रकार की राशि है। ठीक है, तो देखो साथियों, हमने आपको बताया था कि बल दिशा के साथ कार्य करता है। किसके साथ कार्य करता है? दिशा के साथ। बल के लिए दिशा का होना बहुत आवश्यक है। क्यों कि बल लगाया तो उसके लिए ये भी कंडीशन बन जाती है कि किधर आपने बल लगाया, किस डायरेक्शन में बल लगाया। जैसे गाड़ी खड़ी हुई है और आप ले जाना चाहते हो आगे की ओर, तो आपको बल लगाना चाहिए। तो किधर लगाओगे? गाड़ी के इस तरफ लगाओगे या इस तरफ लगाओगे, या आगे से पीछे की ओर लगाओगे, या फिर पीछे से आगे की ओर। तो बल तभी काम करता है जब बल लगाया जाए और बल के परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी निश्चित की जाए। जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि हमको दरवाज़ा बंद करना है, गेट बंद करके आइएगा, तो गेट बंद करने के लिए आप क्या जाओगे कि दरवाजे पर जाके फोर्स लगाओगे। अब दरवाज़ा जैसे इधर बंद होता है तो आप फोर्स को, उस जो फोर्स लगाने के लिए जा रहे हो उसको कोई ना कोई दिशा देनी पड़ेगी। अब आप बल इधर से भी तो लगा सकते हो, दरवाजे पर इधर से भी लगा सकते हो, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के लिए ये वाली डायरेक्शन चाहिए। तो आपको कौन सी दिशा देनी होगी? यही दिशा देनी होगी। तो ध्यान रखें, बल कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। तो कभी मत भूलें इस बात को, बल कैसी राशि होती है? ये सदिश राशि होती है। तो चलिए साथियों, बल सदिश राशि होती है। अभी आप लोगों ने जाना बल का सूत्र होता है F बराबर ma, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण। और इसका सूत्र के आधार पर मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और SI प्रणाली में इसी चीज को कहते हैं कि ये न्यूटन है। बिमी सूत्र हमने यहाँ पर निकलवाया है। बिमी सूत्र देखो किस प्रकार निकाला गया है, mLT की पावर -2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कभी नहीं भूलना है। आप कभी भूलना मत बिमी सूत्र को, बिमी सूत्र को कभी मत भूलना। और कैसी राशि होती है? तो सदिश राशि होती है। तो इन चीज़ों को एक बार नोट कर लें, इन चीज़ों को एक बार नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं हम बल के प्रकारों की, किस प्रकार के बल होते हैं। तो देखिए, बल यहाँ दो प्रकार से है। बल का जो प्रकार टाइप का विभाजन है वो दो आधार पर आप करोगे। किस आधार पर करोगे? एक आधार है अनुभव के आधार पर। बल ये दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स और अनकॉन्टैक्ट फोर्स। तो संपर्क बल कैसा होगा और असंपर्क बल कैसा होगा उसके आधार पर, तो अनुभव के आधार पर देखिए, अनुभव के आधार पर बल का बल का वर्गीकरण। अनुभव के आधार पर बल के प्रकार देखिए, बल का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया। पहला बल जो बनाया गया है वो संपर्क बल, और दूसरा बल जो बनाया गया है असंपर्क बल। जैसे हमने बताया था कि अभी आपको दरवाजा बंद करना था, दरवाजा बंद करना था, इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा कि आपको उस दरवाजे से कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, संपर्क बनाना पड़ेगा। बिना संपर्क के आप दरवाजा बंद नहीं कर सकते हो। तो बिना संपर्क के दरवाजा बंद नहीं कर सकते हो। जैसे किसी ने कहा उस बुक को उठाकर यहाँ लाइए, तो जब तक आप बुक के साथ कांटेक्ट नहीं बनाओगे, बुक को हाथ में पकड़ोगे नहीं, तब तक आप उठाकर यहाँ नहीं ला सकते हो। तो इस प्रकार के बल को कहा गया है, इस प्रकार के बल को कहा जाता है संपर्क बल। क्या कहा जाता है? संपर्क बल। तो इस प्रकार के बल को संपर्क बल कहेंगे। और दूसरे प्रकार का जो होता है असंपर्क बल, जो बिना संपर्क में आए। हमने कहा था बल लगाने की बस क्रिया दो वस्तुओं के बीच में होती है, एक बल लगाती है और एक जिस पर बल लगाया जाता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे कि चुंबकीय बल। तो हम क्या काम करते हैं, हमने एक चुम्बक रखी और यहाँ लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, चुम्बक को उसके ऊपर ले गए। चुम्बक ने क्या काम किया? उन लोहे के बुरादे के साथ संपर्क नहीं किया। चुम्बक ने लोहे के बुरादे के साथ कोई संपर्क नहीं किया, बिना संपर्क के ही उन छोटे टुकड़ों को खींच लिया। जब बिना संपर्क के कोई छोटे टुकड़ों को खींचता है, कांटेक्ट नहीं बनाता। ठीक इसी प्रकार देखिए, हमने यहाँ से पृथ्वी के ऊपर एक लोहे का टुकड़ा या फिर मान ले कोई पत्थर यहाँ से छोड़ा, तो वो जाकर पृथ्वी ने खींचा, वो पृथ्वी तल पर जाके गिरा। पृथ्वी तल पर जाके गिरा तो पृथ्वी ने उससे क्या कांटेक्ट बनाया? पृथ्वी ने कोई कांटेक्ट नहीं बनाया। तो इस प्रकार का बल जो है वो कहलाने लगेगा असंपर्क बल। और असंपर्क बल को दूसरे आधार पर नाम मिलता है, ये क्षेत्रीय बल होते हैं। कौन से बल होते हैं?
क्षेत्रीय बल होते हैं। तो इस प्रकार को नाम अनुभव के आधार पर बलों का जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से विभाजन है? एक संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। ठीक है, तो अनुभव के आधार पर ये विभाजन हुआ। और आगे देखिए, दूसरा प्रकार का विभाजन और होता है बल के प्रभाव के आधार पर। बल के प्रभाव के आधार पर बल के प्रभाव के आधार पर बल का विभाजन। बल के प्रभाव के आधार पर, बल जो होता है उसके प्रभाव के आधार पर बल का विभाजन किस प्रकार किया गया है, इस चीज को भी देख लो। तो इस आधार पर दो प्रकार से किया गया है, एक संतुलित बल और दूसरा जो किया गया है वो असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल। तो देखिए साथियों, संतुलित बल किसे कहेंगे, असंतुलित बल किसे कहेंगे, हम आपको बताते हैं। मान लीजिएगा कोई एक वस्तु हो और उस वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो, दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो लेकिन उनका परिणामी बल जो है वो शून्य हो, परिणामी जो बल जो है वो शून्य हो, अर्थात उस पर बल का कोई इफेक्ट ना हो, बस पर वो जो वस्तु है जिस पर बल लगाया उस पर बल का कोई प्रभाव ही दिखाई न दे, तो ऐसे बल को कहते हैं संतुलित बल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रस्साकसी का एक खेल होता है। रस्साकसी के खेल में क्या होता है, दो टीमें होती हैं, एक रस्से को पकड़कर खींचा जाता है। तो इधर से एक टीम लग गई, एक टीम इधर से लग गई, दोनों छोर पकड़ लिए रस्से के और रस्से को खींचना शुरू किया। दोनों टीमें अगर बराबर शक्तिशाली हैं, दोनों अगर बराबर फोर्स लगा रही हैं, एक इस डायरेक्शन में लगा रही है, एक इस डायरेक्शन में लगा रही है, दोनों को खींचना शुरू किया। बताइए रस्सा किधर जाएगा, इधर या इधर? तो रस्सा कहीं भी जाने वाला नहीं है, जिस प्रकार है ठीक उसी प्रकार रहेगा। अगर ये वाली टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो रस्सा इधर चला जाएगा, ये वाली टीम इधर लगाएगी तो रस्सा इधर चला जाएगा। तो जब एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल काम कर रहे हों और उनका परिणामी बल शून्य हो, तो एक बल इधर लग रहा है, एक इधर, दोनों बराबर लग रहे हैं, तो इस प्रकार का जो बल है उसका प्रभाव कितना है, उसका जो परिणाम है वो कैसा है, वो है बिल्कुल बैलेंस्ड, अर्थात जीरो प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसे बल को कहा जाता है संतुलित बल। तो ऐसे बल को कह सकते हैं संतुलित बल। दूसरे प्रकार का हम कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगाए जाएं, लेकिन उनका प्रभाव शून्य हो, अर्थात वो कोई सी रिजल्ट पर न पहुंचे, तो ऐसे बल को कहा जाता है संतुलित बल। ऐसे बल को कहा जाता है संतुलित बल। असंतुलित बल क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर आरोपित हो, परंतु उनका परिणामी शून्य न हो, अर्थात जो बल का प्रभाव है वो शून्य न हो। जैसे इधर हमने बल लगाया, इधर भी लगाया, इधर से फोर्स इधर लगाया गया, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया है वो 10 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया है वो 7 न्यूटन का। तो देखिए इधर 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर 7 न्यूटन का, तो ये किधर खींच लिया जाएगा, 10 वाले, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है। कितने प्रभाव से? तो 7 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो ये जो 7 है इसके 7 को निरस्त कर देगा, तो 3 न्यूटन बल का प्रभाव इधर दिखाई देगा। तो इस प्रकार देखिए, परंतु उनका परिणामी कैसा हो, शून्य न हो। ऐसे बलों को कहा जाता है असंतुलित बल। ऐसे बलों को कहा जाता है असंतुलित बल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा
कि बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अनुभव के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। और बल के प्रभाव के आधार पर देखा जाए तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगाए जाएं लेकिन उनका प्रभाव शून्य हो, उस समय उन बलों को नाम मिलता है संतुलित बल। दूसरा देखिए, जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर आरोपित हो रहे हो परंतु उनका परिणामी शून्य न हो, तो इस प्रकार के बलों को कहते हैं असंतुलित बल। नोट भी कर सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बल के मात्रक की बात की थी हमने, 1 न्यूटन। बल का मात्रक एसआई सिस्टम में बताया था, एसआई प्रणाली में बल का मात्रक, एसआई प्रणाली में जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। अब आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 1 न्यूटन बल से आप क्या समझते हैं। 1 न्यूटन बल से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बल का सूत्र अभी आपने देखा था, m बराबर वो F बराबर m इंटू ए होता है। यहाँ देखिए जहाँ m द्रव्यमान है, यदि m 1 kg हो और जो त्वरण है ए वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का हो, तो अपने आप बल का मान 1 न्यूटन आ जाएगा। कितने न्यूटन आ जाएगा, 1 न्यूटन हो जाएगा। अर्थात 1 न्यूटन वह बल है, अर्थात 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी द्रव्यमान की, 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। ऐसे बल को कहते हैं 1 न्यूटन बल। ऐसे बल को कहा जाता है 1 न्यूटन बल। चलिए साथियों कुछ और चीज़ें बता दें आपको। उसके बाद देखिए अगली चीज़ जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वो ये बताने जा रहे हैं सीजीएस प्रणाली में बल का क्या मात्रक होता है। ध्यान रखें, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक, सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक, सीजीएस प्रणाली में जो बल का मात्रक होता है वो डायन होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है वो डायन होता है। क्या होता है, डायन। सीजीएस प्रणाली में बल का जो मात्रक होता है वो डायन होता है। डायन का न्यूटन के साथ क्या संबंध है उस चीज़ को भी देख लो। तो हम आपको बता रहे हैं 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। चलिए साथियों, यो सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक था डायन, और न्यूटन के साथ क्या संबंध था इस चीज़ को आपने आसानी से जाना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में आप लोगों को इससे आगे की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अब चैप्टर में प्रवेश कर ही चुके हैं तो पूरा चैप्टर फिनिश करा के जाएंगे। चलिए साथियों, इसी के साथ आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें, इससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। अब आपके सामने बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मन से पढ़िएगा, एक चीज़ को कभी भूलिएगा नहीं, नोट करते रहें बराबर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट जरूर किया करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया करो। बहुत से बच्चे लाइक ही नहीं करते हैं, ऐसे ही निकल जाते हैं। बहुत से बच्चे कोई कमेंट ही करके नहीं जाते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं, निकल जाते हैं। तो हम आप लोगों के साथ मेहनत करते हैं, आप लोग भी कुछ न कुछ, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। चलिए साथियों, इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।